रंगरेज गुरु है।
ये तो नहीं कहना चाहिए कि हम अभी तो बंद कर रहे हैं, संघर्ष जारी रहेगी। और हम लोग आशा करते हैं कि अगली बार भी जब हम लोग इस तरह का कोई इवेंट होस्ट करेंगे तो आप लोग सभी सुनने के लिए आएंगे। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की तरफ से और बहुत ही अच्छा गाया आपने, बहुत मज़ा आया। और शायद संगीत में थैंक यू। नाम बता दें आप अपना। मेरा नाम मीर अब्दुल जब्बार है और मैं बीकानेर ज़िले से हूँ। बॉर्डर पे ही मेरा गांव है, गांव पूगल, जो बीकानेर विरासत से भी पहले बसा हुआ है। और जो बीकानेर बसा है तो वो हमारे जो पूगल के राजा थे, उनकी लड़की ब्याही हुई थी बीकानेर, तो वो उनको बैठने के लिए जगह नहीं थी, तो उन्होंने, राजा ने कहा, बीकानेर के राव बीकाजी ने, उन्होंने कहा कि तू अपने पिताजी से ये ज़मीन मांग ले। तो उन्होंने, वो लड़की ने उस ज़मीन को मांगा, तो वो बाद में आके बीकाजी के नाम से वो बीकानेर बसा हुआ है। ठीक है, आज सूफी संगत में आप यहाँ पर आए हैं जी, और लगता है कि इस समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जी, जब सिर्फ संगीत को सुनना ही नहीं, जी, इसको समझना भी पड़ेगा, इन चीज़ों को आत्मसात भी करना पड़ेगा, अंदर उतरना पड़ेगा। जी। किस तरह का एहसास है पूरा ये? देखो, इसका एक मुझे बचपन से शौक़ लगा हुआ था। वैसे हमारे बुजुर्ग भी ये सूफ़ी गाना गाते आए हुए हैं, क्योंकि पहले, आज तो हर चीज़ का मनोरंजन का साधन बन गया है। उस वक्त मनोरंजन का साधन भी नहीं हुआ करता था। और ये जो सूफ़ी गाना है, ये हम लोग इसको ऐसे समझते थे, मालिक की इबादत की तरह समझते थे। आज भी वैसे ही इसको ऐसे इस्तेमाल करते हैं हम ये नहीं सोचते कि इसके द्वारा हम मजदूरी करें। मजदूरी का इसमें सवाल नहीं, ये तो एक शौक़ है, मालिक का, रब का शौक़ है। इस बहाने भी हम मालिक का नाम ले सकें। और लोग कहते हैं यार तुम नमाज़ नहीं पढ़ते हो, हालांकि नमाज भी पढ़ते हैं, सारा रोज़ा भी रखते हैं, सभी बात है, लेकिन ये एक इबादत हम करते हैं ना, तो उस वक्त हमें इतना सुकून मिलता है दिल के अंदर। कोई आके दिल के अंदर से देखे तो उनको पता चले, बाहर से तो क्या पता चलेगा, लेकिन हम अपने ही दिल में इतना खुश होते हैं, इतना सुकून मिलता है। लेकिन हमारे एरिया के अंदर इस गाने की तुलना लोग आजकल बहुत कम करते हैं, क्योंकि हमारे मोहम्मडनों के अंदर ही पहले ये गाना सुना करते थे। और हमारा बॉर्डर पे ज़्यादा पशुपालक लोग थे, और पशुपालक लोग ज़्यादा ख्वाजा गुलाम फरीद की शायरी सुना करते थे। तो उस वक्त ये हमारे जो फ़िरके बने हुए हैं अभी, देवबंद, शिया, सुन्नी, ये उस वक्त नहीं हुआ करते थे। तो ये बाद में ये फ़िरका बनने से हमें इनका बहुत नुकसान पहुंचा है, क्योंकि इस गाने के द्वारा हमारी रोज़ी रोटी भी अच्छी चलती थी, क्योंकि उस वक्त कोई साधन नहीं हुआ करते थे ये मनोरंजन के, तो लोग हमें आदर भाव भी दिया करते थे। लेकिन आज इस गाने की स्थिति ऐसी है उस एरिया में कि मोहम्मडनों ने तो बिल्कुल इसका बहिष्कार कर दिया है कि बस हमें सुनना नहीं है। मौलवियों ने ऐसा उनको भर के रखा है कि यार ये तो हराम चीज़ है। हाँ ठीक है, हराम है, हम उस चीज़ को हराम मान रहे हैं कि जो गाना गलत गा रहे हैं, जहाँ नंगा डांस हो रहा है, उस चीज़ को हम भी गलत मान रहे हैं। लेकिन ये तो हम मालिक के घर की इबादत का नाम ले रहे हैं, ये कौन सा गलत है? लेकिन नहीं, उन्होंने हमारे श्रोताओं को इतना भर दिया है, खाम के ऐसा भर दिया कि वो दूसरी किसी की बात मानने को भी तैयार नहीं। तो मतलब इसको जिंदा रखने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और हम लोगों ने थोड़ा बहुत किया भी है। और हमारे वैसे NGO में हुआ करते थे राहुल जी, उन्होंने, मैं पूरा गाना छोड़ चुका था, मेरे मुख्तियार जी मामा जी हैं, वो भी छोड़ चुके थे। और मेरे कणुबे में मेरे नाना के छोटे भाई हैं, छोटे नाना हैं मेरे, उसके लड़के भी बरकतली थे, वो भी, उन्होंने भी छोड़ दिया था, वो खेती करते थे, मैं ड्राइविंग कर रहा था, और मेरे मामा जी है वो NGO में जॉब कर रहे थे। तीनों ने हमने गाना बिल्कुल छोड़ दिया था, क्योंकि स्थिति ऐसी देख करके हमने गाना छोड़ दिया। तो बाद में हमें वो राहुल जी मिले और उन्होंने कहा कि यार आप गाना क्यों नहीं गाते? तो हम लोगों ने बोला भाई जो हम गा रहे हैं आज वो आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम गा रहे हैं ख्वाजा गुलाम फरीद का जितना भी है वो गा रहे हैं, और आपको उस चीज़ का समझ नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3 भाषाएं इसमें मिश्रण है, पंजाबी भी है और राजस्थानी भी टच होता है, थोड़ा बहुत इंग्लिश भी हो जाता है। तो ऐसे करके अरबी, उर्दू, ये 3, 4, 5
भाषाओं का मिश्रण करके ये एक भाषा बनी हुई है। और ये भाषा सिर्फ बावलपुर और मुल्तान एरिया में बोली जाती है, या फिर हमारा ये चित्रांग एरिया है, जैसे पुगल एरिया है, इससे आगे जो इधर उधर पड़े हैं कस्बों में उनको हम चित्रांग बोलते हैं। तो चित्रांगी लोग हैं वो इस भाषा का यूज़ कर रहे हैं, बाकी जगह चलती नहीं। तो राहुल जी ने हमारा गाना सुना, लेकिन उनके पहले पल्ले नहीं पड़ा। फिर उन्होंने दोबारा मेरे को बुलाया अकेले को, फिर ट्रांसलेशन करवाया, सारी जितनी भी काफ़ियाँ थी, कलाम थे, उनका ट्रांसलेशन करने के बाद में उनको पता चला कि ये क्या चीज़ है। तो उन्होंने कहा यार मैं आपके साथ में मेहनत पूरी करूँगा और तुम ये गाना मत छोड़ो। तो हम लोगों ने वापस कोशिश करना शुरू किया और उन्होंने दिल्ली में ये इंडिया हैबिटेट सेंटर है, प्रगति मैदान है, ये तालकटोरा गार्डन है, ये कुछ जगह है जो इन्होंने कार्यक्रम करवाया है। और अपनी कॉलोनी के अंदर भी उन्होंने करवाया, जैसे मयूर विहार में वो रह रहे हैं नोएडा में, तो वहाँ जितने भी लोग रह रहे हैं, सन 65 का युद्ध हुआ था उसमें वहाँ से पाकिस्तान से निकले हुए लोग हैं, वो रह रहे हैं। तो हम जैसे भी गए, उन्होंने पूछा भाई ये कौन सा गाएंगे, बुलेशा गाएंगे, बुलेशा तो हमने तो बहुत सुना है। तो राहुल हंसकर बोला कि मैं आज नया तोहफा ला के छोड़ रहा हूँ। लेकिन हम तो तोहफे के लायक ही नहीं थे, लेकिन उतना मतलब यह है कि संगीत को समझने के लिए, संगीत को, इस गाने को समझने के लिए भाषा का ज्ञान भी होना ज़रूरी है। वैसे संगीत की कोई भाषा नहीं होती है, वो हर इंसान के शरीर में रचा हुआ होता है, दिल से निकलता है। तो राहुल ने उन लोगों को आमंत्रित किया और जैसे ही हम शुरू हुए तो वो एकदम खड़े हो गए। उन्होंने कहा यार हम तो तरस गए थे इस भाषा के लिए, ये भाषा आप कहाँ से बोल रहे हैं? तो हम लोगों ने समझाया कि भाई हमारे से जो मुल्तान बावलपुर का बॉर्डर है वो सिर्फ 80 किलोमीटर दूर है, और पहले ये बॉर्डर नहीं हुआ करता था, पाकिस्तान हिंदुस्तान एक ही हुआ करता था। तो उस वक्त हमारे भी रिश्ते वहाँ हुआ करते थे और वहाँ के लोगों के रिश्ते यहाँ हुआ करते थे। इस वजह से भाषा का प्रचलन था। और जो भी जितने भी हमारे उम्मीद जागी है, हाँ, उम्मीद जागी है इसको वापस, तो हमें भी थोड़ा हौसला अफजाई मिली। हमने कहा यार नहीं, इस गाने को सुनने वाले लोग तो हैं। तो बाद में ये राहुल जी ने IFA को एक चिट्ठी लिख के हमें ग्रांट दिलवाया और कुछ कलाकारों को जो छोड़ चुके थे उनको दोबारा वहाँ उस ग्रांट में शामिल किया गया, उनको रिहर्सल करवाई गई। फिर दिल्ली में कार्यक्रम हुआ, फिर वापस बेंगलोर लेके गए, वहाँ कार्यक्रम हुआ, तो सभी लोगों का हौसला फिर बढ़ने लगा। अभी पहले बिल्कुल छोड़ चुके थे, 2-3 लोग कर रहे थे, आज उनकी संख्या बढ़कर 10 लोग हुए हैं। 200 लोग हैं हमारे कुंभे के अंदर, आज उस 200 लोग में से हम 10 लोग हैं। मतलब उम्मीद की किरण जागी है। हाँ, उम्मीद की किरण जागी है। शायद इंशाअल्लाह हो सकता है जैसे आप लोग भी सहयोग कर रहे हैं तो हमें भी उम्मीद, नई से नई उम्मीद जाग रही है कि ठीक है हमारा गाना आगे और बढ़ेगा। राठौड़, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट लीडर, अजीम प्रेम जी फाउंडेशन। आज गुरु पूर्णिमा के दिन इस तरह का आयोजन किया गया है, कितनी इसकी ज़रूरत थी इस तरह कार्यक्रम से? देखिए, इसका बहुत ज़्यादा जुड़ाव गुरु पूर्णिमा से नहीं है। अगर आपको याद होगा तो पिछले ही वर्ष 21 तारीख को हमने जो है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट टॉक की शुरुआत की थी अजीम प्रेम जी फाउंडेशन की, और ये लगभग तारीख उसी के आसपास पड़ी थी। और इस कार्यक्रम को करने का हम काफ़ी पहले से सोच रहे थे। इसी तरह का एक कार्यक्रम हमने इससे पहले अजीम प्रेम जी फाउंडेशन ने उत्तराखंड में भी किया है, देहरादून के अंदर। और इस तरह के कार्यक्रम हम लोग आगे भी करते रहेंगे। इसका एक उद्देश्य ये था कि शिक्षा को आप जो है कला के परे नहीं देख सकते हैं। शिक्षा भी एक, शिक्षा के अंदर कला जो है एक उसका अभिन्न अंग होती है। और उसमें भी जो राजस्थान की फोक आर्ट है और जिस तरह के फोक आर्टिस्ट हमारे पास में हैं, हमें हमेशा से ही लगता रहा है कि कला तब तक ज़िंदा नहीं रहेगी जब तक कि वो समाज में स्थापित नहीं है, और वो जब तक समाज में नहीं होगी तो उसका शिक्षा में आना काफ़ी मुश्किल है। तो जब तक आप ऐसे समाज के लिए कुछ करेंगे नहीं तब तक शायद इसको ज़िंदा रखना काफ़ी मुश्किल होगा। एक तो उद्देश्य ये था। दूसरा उद्देश्य ये भी था कि इस तरह की फोक आर्ट को आप शिक्षा में किस तरीके से स्थापित कर सकते हैं, इसकी भी हमें लगता है कि हमारी फाउंडेशन की एक स्तर की जिम्मेदारी बनती है। और इन्हीं दो उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हमने इसका आयोजन करवाया है। इसमें भी आपने ध्यान दिया होगा कि हमने बहुत बड़े कलाकारों को नहीं बुलाया है। ये वो कलाकार हैं जो कि कहीं छिपे हुए हैं, बहुत पॉपुलर नहीं हैं, और शायद कहीं ना कहीं इनको उस तरह के अवसर जन समुदाय ने नहीं दिए हैं। तो ये तीसरा है कि आपको ऐसे आर्टिस्ट को भी उभारना चाहिए।
ये 3 उद्देश्य के नाम बताएं। राजकुमार रजक। ठीक है राजकुमार जी, आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया क्या मायने हैं और क्या आवश्यकता है इसे आयोजन की? अच्छा, मायने और आवश्यकताओं में यह है कि जो भारत की कला और संस्कृति का जो खजाना है उसमें से अभी पूरे विश्वव्यापी बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं उन कलाओं में, उन कलाओं के भाषा रूप स्वरूप को बदलने को लेकर। तो व्यक्तिगत जो मेरा और मेरे कार्य क्षेत्र से जो मेरी बात मिलती है या मैं जैसा सोचने लगा हूँ या मानता हूँ कि वो कला अगर लोगों के बीच में नहीं आती है और अगर वो किसी म्यूज़ियम के जैसे या म्यूज़ियम में वो स्थगित हो जाती है तो उस कला का कोई अस्तित्व नहीं रहता, ना उस कला का सामाजिक निर्माण में कोई योगदान ही बच जाता है। और व्यक्तिगत मैं भी एक रंगकर्मी हूँ, तो मैं रंगकर्म को और रंगकर्म में सभी लगभग कलाएं आ जाती हैं, उनका कहीं ना कहीं एक योग और उपयोग बनता ही रहता है। तो उसमें मैं लगातार हम कला की नई भाषा क्या हो सकती है सामाजिक बदलाव में, उस नए समाज के स्थापन में, शिक्षा में उसका क्या रोल हो सकता है, क्योंकि कला जो है एक कम से कम एक नए समाज में रहने वाले व्यक्ति को या सामाजिक व्यक्ति को एक संवेदनशील प्रक्रिया में लेकर जाती है। वो सामने वाले के भाव, व्यथा और वो सारी चीज़ों को समझ पा रहा होता है, जिससे हम एक संवेदनशील समाज की संरचना कर सकते हैं। और इसमें कला का एक बहुत ही अहम भूमिका हो सकता है, खासकर शिक्षा में।